हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए एक लमसम अमाउंट है तो हम वो इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और उस लमसम अमाउंट के थ्रू आप एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है क्योंकि काफी क्लाइंट्स हमसे ये पूछते हैं कि जब भी उनके पास एक लमसम अमाउंट इकट्ठा हो जाता है तो दे ऑलवेज आस्क कि यार कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो 10 लाख का अमाउंट हो या 50 लाख का अमाउंट हो या 1 करोड़ का अमाउंट हो या 10 करोड़ का अमाउंट हो। तो जब भी किसी इन्वेस्टर के पास एक अमाउंट इकट्ठा हो जाता है तो वो सोचते हैं कि इसको कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। एंड सेकेंडली उनके दिमाग में मोस्टली यही रहता है कि इससे हम रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि इस पे एक वीडियो बनाएं। एंड इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपके पास एक इमरजेंसी फंड है? अगर है तो दैट्स रियली ग्रेट, बट अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड नहीं है तो प्लीज डू हैव अ इमरजेंसी फंड जिसमें आपके पास 6 से 1 साल के एक्सपेंसेस पड़े हों एंड यू कैन यूज दैट इमरजेंसी फंड इन केस अगर आपका लॉस ऑफ इनकम हो जाता है। बेसिकली कुछ भी हो सकता है, जैसे कोविड में हुआ था, काफी लॉस ऑफ इनकम हुआ था एंड जिनके पास इमरजेंसी फंड था तो दे एक्चुअली सर्वाइव देयर रेनी डे, बट जिनके पास नहीं था उनको काफी स्ट्रगल्स उठानी पड़ी। एंड सेकेंड क्वेश्चन ये है कि क्या आपका कोई ऐसा एक्सपेंस आने वाला है जिसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका चाइल्ड एजुकेशन या फिर चाइल्ड मैरिज, या आप कोई प्रॉपर्टी यानी कि आप अपने लिए एक नया घर लेना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा एक्सपेंस जो आपका 3 या 5 सालों के बीच में आ सकता है। तो प्लीज डू नोट दैट। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लेट्स क्वेश्चन तो नहीं, सो बेसिकली एक केस लेते हैं हम। इसमें एक इंसान है जिसका नाम राजेश है एंड लेट्स टेक उसके पास 1 करोड़ रुपए आया कहीं से, या सेल ऑफ एन एसेट, जैसे कि एक प्रॉपर्टी बेच के उसके पास 1 करोड़ आया, या उसको इनहेरिटेंस में 1 करोड़ मिला, या इंश्योरेंस पॉलिसी जो उसकी मेच्योर हो गई है उसमें से उसको 1 करोड़ मिला। नाउ ही वांट्स टू इन्वेस्ट दैट मनी, बट उसका मेन गोल उसमें से ये है कि उसका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बने, फिक्स सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि उसमें से 1 करोड़ में से वो कुछ हर महीने उसमें से कुछ पैसा चाहता है एंड उसका मेन गोल ये है कि उसको उस पैसे पे ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, बट उसको कैपिटल प्रिजर्वेशन की तरफ और कैपिटल सेफ्टी की तरफ ज्यादा ध्यान है। तो आइए उसके लिए एक पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। एंड अनदर थिंग, एक डिस्क्लेमर है इस वीडियो के लिए स्टार्ट करने से पहले कि इसमें हम कोई भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट टिप या कोई म्यूचुअल फंड का नाम शेयर नहीं करेंगे। विल जस्ट शेयर दी एसेट एलोकेशन और किस किस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो रमेश का 1 करोड़ का लमसम अमाउंट है, इससे हम बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम पहले बॉन्ड्स की बात करें तो उसमें होगा क्या कि जो भी आपका फिक्स्ड बेसिकली इंटरेस्ट होगा, क्वार्टरली हो सकता है, वो मंथली हो सकता है या ईयरली हो सकता है, या फिर आप कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो आपकी इनकम में ऐड होगा और जो भी आपका टैक्स स्लैब होगा उस हिसाब से आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपको उसके ऊपर टैक्स भी उतना ही देना है। सेकेंडली, आप डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल सकते हैं। तो बेसिकली जब भी आप डेट से पैसा निकालेंगे तो उसका जो भी आपने उसमें गेन किया होगा उसके ऊपर आपको एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब उस पर टैक्स देना पड़ेगा। एंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इस पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आप इसको थोड़ा सेफ्टी में भी रख सकते हैं और जो लॉन्ग टर्म का पैसा है उससे हम थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं, यानी कि हम उसे इक्विटी एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इक्विटी में हम वही पैसा डालेंगे जो 5-6 साल से ज्यादा के टाइम फ्रेम का पैसा होगा। तो इसमें हम करेंगे क्या, जैसे कि 1 करोड़ है तो इसमें से हम हर साल 6% जो अमाउंट है, यानी कि 1 करोड़ है उसमें से साल का 6% हम विड्रॉ करेंगे, यानी कि अराउंड साल में हम 6 लाख रुपए निकालेंगे और जो बाकी पैसा होगा उसको हम इन्वेस्ट ग्रो करने के लिए बाकी एसेट क्लासेस में डिवाइड करेंगे
एंड तो बेसिकली अगर रमेश एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो उसमें इक्विटी में कम डेट में ज्यादा रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जैसे हमने डिसाइड किया कि 6% का अगर वो विड्रॉ करता है तो उसके लिए हम पहले 2 साल का पैसा होगा वो हम इन्वेस्ट करेंगे लिक्विड फंड्स में। उससे होगा क्या, तो उससे ये होगा कि जो उसको पहले 2 साल में पैसे चाहिए उस पर कोई रिस्क नहीं होगा, तो जो उसका सेफ्टी नेट है वो काफी ज्यादा रहेगा। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके 2 साल में जो उसको पैसा विड्रॉ करना है, जो उसकी फिक्स्ड इनकम रहेगी, यानी कि महीने का 50,000 अगर वो 2 साल तक निकालेगा तो वो टोटली आपका पड़ा रहेगा, रमेश का पड़ा रहेगा लिक्विड फंड्स में। जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज 88 lakhs। तो ये जो 88 lakhs है इसमें जो हम 10 लाख है वो हम डिप्लॉय करेंगे टुवर्ड्स आर्बिट्राज फंड। तो ये जो आर्बिट्राज फंड होता है ये बिल्कुल सेफ फंड्स होते हैं एंड इसमें रिस्क के ज्यादा चांसेस नहीं होते। एंड अगर आप इसे 1 साल से ज्यादा रखेंगे तो इसमें इक्विटी का टैक्सेशन लगता है, यानी कि अगर आपका इक्विटी में टोटल प्रॉफिट 1.25 लाख है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर 1.25 लाख से ऊपर है यानी कि 1.25 लाख से ऊपर है तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा विच इज 12.5% ऑफ द प्रॉफिट। तो वो हम 10 लाख जो है वो आर्बिट्राज फंड में पार्क करेंगे। 10 लाख आर्बिट्राज फंड में इसलिए पार्क करेंगे इन केस अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है कि आपको पैसा चाहिए उस टाइम पे, तो आप ये फंड यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अपने बच्चे के लिए चाहिए, उसकी शादी के लिए चाहिए, या नया गाड़ी लेनी है, या कोई इमरजेंसी आ गई उस वक्त पे आपको पैसा बहुत जरूरी है, तो आप यहां से निकाल के वो यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपकी इमरजेंसी पर्पसेस या अगर आपको कोई ऐसा एक्सपेंस आता है तो उसके लिए, अननोन एक्सपेंस आता है तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। इन केस अगर ये पैसा यूज नहीं होता, ये पैसा भी फिर लिक्विड फंड्स की तरह हम यूज कर सकते हैं। इससे बेसिकली विड्रॉल हर महीने का जो भी खर्चा रहेगा, जैसे अगर आपका जैसे रमेश का ये 12 लाख खत्म हो जाता है, लेट्स से 2 साल बाद 12 लाख खत्म हो जाता है, तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है 10 लाख रुपए, इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ मंथली कैश फ्लो फॉर रमेश के लिए। तो अब ये 10 लाख आर्बिट्राज में डिप्लॉय करने के बाद हमारे पास बचता है 78 लाख रुपीज। ये जो 78 लाख रुपीज है इसको हम डिप्लॉय करेंगे, इसमें से हम 30 लाख जो है वो हम डिप्लॉय करेंगे टुवर्ड्स कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। आखिर फिर बट ये जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स आखिरकार होते क्या है, तो बेसिकली ये जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं इसमें से अराउंड 10 to 25% जो होता है वो इक्विटी एसेट एलोकेशन होती है, और जो बाकी पैसा इन्वेस्ट होता है वो इन्वेस्ट होता है आपका डेट एसेट क्लास में। यानी कि 30 लाख में से 10 to 25% आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और जो बाकी रिमेनिंग होगा वो डेट में इन्वेस्ट होगा। तो इसमें जो चांसेस है वोलेटिलिटी के काफी कम चांसेस है, एंड ये आपको अराउंड 3-3.5 साल में मैक्स टू मैक्स 10 to 11% का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। एंड ये जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में आपका रमेश का पैसा पड़ा रहेगा ये टोटली सेफ रहेगा और इसमें इतना कैपिटल लॉस होने के चांसेस भी नहीं है। तो आफ्टर डिप्लॉइंग द मनी इन कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हमारे पास टोटल अमाउंट बचा विच इज 48 लाख रुपीज। तो ये 48 लाख रुपीज में से हम 2 अलग अलग फंड्स में इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं मल्टी एसेट में, एंड सेकंड हम बैलेंस एडवांटेज में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो 48 लाख रुपीज है ये हम 6 to 10 ईयर्स के बीच में जो पैसा यूज आएगा उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो पैसा जो 6 to 10 तो नहीं, 10 तो ज्यादा हो गया, बट हम इसको 6 to 7 ईयर्स का टाइम फ्रेम लेके चल सकते हैं। तो ये 48 लाख हम बेसिकली इसमें 24 लाख हम मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी में पार्क कर सकते हैं, और जो बाकी 24 लाख है वो हम बैलेंस एडवांटेज में पार्क कर सकते हैं। तो आखिर मल्टी एसेट फंड्स होते क्या है? तो मल्टी एसेट फंड्स बेसिकली वो फंड्स होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप ऑफ एसेट क्लासेस होते हैं। मल्टी एसेट में इक्विटी भी आता है, डेट भी आता है, कमोडिटीज भी आता है। तो इन सब में कमोडिटीज में क्या क्या आता है? कमोडिटीज में आपके पास गोल्ड, सिल्वर और अलग अलग जो बाकी कमोडिटीज हैं वो सब इसमें आते हैं। तो वो फंड टू फंड पे डिपेंड करता है कि वो किसमें कितना
परसेंट एलोकेशन रखते हैं कि वो इक्विटी में ज़्यादा रखते हैं या डेट में ज़्यादा रखते हैं या बैलेंस आउट करते हैं, या फिर वो अपने पोर्टफोलियो में बेसिकली इंटरनेशनल इक्विटी का भी अगर एक्सपोजर देना चाहते हैं तो वो भी इसमें वो रख सकते हैं। एंड जो सेकंड जो बाकी 24 लाख है वो हम पार्क करने वाले हैं बैलेंस एडवांटेज। बैलेंस एडवांटेज फंड्स में बेसिकली क्या होता है, फंड मैनेजर की कॉल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कहाँ पे पैसा अपना ज्यादा रखना है, एसेट एलोकेशन किस एसेट में उनको ज्यादा रखनी है। लेट्स से अगर मार्केट सस्ती चल रही है, यानी कि अगर उसको लगता है 10 रुपए की चीज अभी 5 रुपए में मिल रही है, तो वो अपना पैसा इक्विटी में पार्क करेगा। मोस्टली उसका एसेट एलोकेशन होगा वो इक्विटी में होगा। क्यों? क्योंकि उसको जो भी शेयर मिल रहा है वो सस्ते भाव पे, वो बेसिकली वैल्यूएशन वाइज काफी चीप है, तो उसको इक्विटी में पार्क करेगा क्योंकि उससे ग्रोथ के चांसेस ज्यादा आगे आ सकते हैं, क्योंकि उसको अभी वो सस्ते दाम पे मिल रहा है। और जब उसे लगता है कि जो उसका बेसिकली 10 रुपए की चीज उसे 15 या 20 रुपए में मिल रही है, तो वो इक्विटी से अपना एलोकेशन कम करके वो डेट में शिफ्ट कर जाएगा। और जब भी उसको लगता है वैल्यूएशन महंगी हो गई और लगता है उसे मार्केट गिरेगी, तो वो डेट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको बैलेंस अप्रोच प्रोवाइड कराती है। जो भी आपका 6 to 7 ईयर्स के लिए पैसा होगा वो इसमें आपको एक बैलेंस ग्रोथ आपको प्रोवाइड करके देगी। एंड लास्ट में बेसिकली मल्टी एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज में पैसा पार्क करने के बाद हमारे पास बचते हैं 24 लाख। तो बेसिकली ये जो 24 लाख रुपीज है, इसको हम दो टाइप ऑफ इक्विटी, अब तो बेसिकली इसको हम इक्विटी फंड्स में ही पार्क करेंगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का पैसा है। इसमें हम मतलब 10 इयर्स का टाइम फ्रेम लेके चल सकते हैं, बट एज रमेश इज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर तो हम इसको ज्यादा रिस्की फंड्स नहीं देंगे, यानी कि मिड कैप या प्योर मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं देंगे। इसको हल्का सा एक्सपोजर देंगे टुवर्ड्स मल्टी कैप, मतलब हम इसको मल्टी कैप में एसेट एलोकेशन देंगे। मल्टी कैप में क्या होता है, इसमें फंड जो हाउस है, बेसिकली मल्टी कैप अगर कोई एक फंड है, उसमें जरूरी है, मैंडेट है कि उनको कंपल्सरीली 25% लार्ज कैप में पैसा पार्क करना है, 25% मिड कैप में पैसा डालना है और 25% स्मॉल कैप में डालना है। और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है वो फंड मैनेजर अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग वो फंड को डाल सकता है। यानी कि अगर उसको लगता है कि भाई लार्ज कैप अभी काफी सस्ता लग रहा है, तो वो लार्ज कैप की तरफ वो बाकी रिमेनिंग अमाउंट डाल सकता है। इससे होगा क्या, इसके पास इसमें बेसिकली उसको स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी मिलेगा, मिड कैप का भी मिलेगा और लार्ज कैप का भी मिलेगा। उसके पास एक बैलेंस बना रहेगा। उसके पास एक ही कैटेगरी का म्यूचुअल फंड नहीं रहेगा। तो बेसिकली जब लार्ज कैप चल रहा होगा या मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहे होंगे, तो लार्ज कैप विल गिव हिम रिटर्न्स, और जब बेसिकली मार्केट में मिड कैप चल रहा होगा और स्मॉल और लार्ज कैप नहीं चल रहे होंगे, तो मिड कैप विल कवर इट फॉर द इन्वेस्टर। एंड ऐसे ही इसमें बेसिकली हर एसेट क्लास, हर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड का उसे एक्सपोजर मिल गया। और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है यानी कि 12 लाख रुपए, वो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं लार्ज कैप में कर सकते हैं, एंड दैट विल बेसिकली जनरेट अ रिटर्न फॉर हिम, और उसका कैपिटल ग्रोथ भी होगा। वन पॉइंट टू रिमेंबर इन दिस वीडियो इज कि ये जो भी हमने प्लान बनाया है एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए बनाया है, जिसको रिस्क लेना ज्यादा पसंद नहीं है, बट वो थोड़ा बहुत ग्रोथ चाहता है अपने कॉर्पस में। एंड इसमें बेसिकली जो एसेट एलोकेशन रहेगा दैट विल बी मैक्स टू मैक्स अराउंड 35 to 40%, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। मैक्स टू मैक्स इट विल गो टिल 45, बट उससे ज्यादा नहीं रहेगा। एंड दैट विल बी द एसेट एलोकेशन। एंड कुछ भी आपको क्वेश्चंस आते हैं या कोई भी आपको डाउट्स आते हैं, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लगता है इस वीडियो ने कुछ वैल्यू ऐड किया या आपको कुछ एक पर्सपेक्टिव दिया टुवर्ड्स योर एसेट प्लानिंग, टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स एंड या इन्वेस्टमेंट्स पार्किंग योर लमसम मनी, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप इतना एफर्ट नहीं डाल सकते या आपके पास नॉलेज नहीं है टू decide your asset allocation and everything, so please do connect with your financial advisor. And one more thing to note is that कि जैसी आपका इक्विटी में एलोकेशन बढ़ते जाएगा, बिकॉज मार्केट उतनी जैसी बढ़ती जाएगी, आपका इक्विटी में भी एलोकेशन बढ़ते जाएगा।
तो आपको एसेट एलोकेशन को बराबर लाने के लिए आपको इक्विटी से कुछ पैसा विड्रॉ रिडीम करना पड़ेगा एंड यू हैव टू एलोकेट टुवर्ड्स योर डेट, क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे जाके आपका इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर हो गया और डेट में कम हो गया, एंड इन केस अगर उस वक्त मार्केट गिरी तो आपके कैपिटल पे काफी फर्क पड़ सकता है, लॉस हो सकता है आपका। तो सो टू अवॉइड दैट सडन डाउनफॉल आपको टाइम टू टाइम अपना एसेट एलोकेशन चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम इक्विटी टू डेट, इन केस अगर आपका प्लान एसेट एलोकेशन से आपका वो ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका 40% से ज्यादा होके 60% इक्विटी एसेट एलोकेशन हो जाता है, तो उस केस में आपको 20% इक्विटी से निकाल के डेट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा।